Hello my dear aspirants, my name is Navjot Singh and I welcome you back to the YouTube channel of the Maths Trainer। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने CSAT 2021 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। उसका वीडियो आप आई पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू फॉरवर्ड करते हैं और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देयर वर टोटल 32 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग सेक्शंस व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल द मैथ्स ट्रेनर। ये हमारा एग्जाम हुआ था 12 सितंबर को, दैट इज 1 वीक बिफोर टुडे। सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन डिस्कशन ऑफ रीजनिंग सेक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 27 तक। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। फॉर अ जॉब इन अ कंपनी अ कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एज शुड बी फ्रॉम 24 to 30 एज ऑन 15th Feb 2021। तो 15th Feb 2021 से अगर हम 30 साल पीछे जाते हैं तो 15th Feb 1991 से लेकर 6 साल आगे कर दो, 15th Feb 1997 के बीच में डेट ऑफ बर्थ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 58% इन बीएससी मैथ्स। तो सेकेंड कंडीशन है कि बीएससी मैथ्स ही की होनी चाहिए उसकी ग्रेजुएशन, और उसमें कितने परसेंट होने चाहिए? कम से कम 58%। थर्ड कंडीशन है हमारे पास मस्ट हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स विद एटलीस्ट 65% मार्क्स। तो पीजी इन मैथ्स या फिर स्टैट्स विद 65% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो फोर्थ कंडीशन इज 2+ ईयर एक्सपीरियंस। एंड लास्ट कंडीशन इज रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में 60 और 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके हिसाब से 3 अलग अलग स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। फर्स्ट स्टूडेंट जिसने अप्लाई किया दैट इज योगेश, fulfill all the above criteria, then which of the following criteria is not essential for selection? 1 June 1992, obviously इन दोनों रेंज में आ रहा है तो ये क्लियर है। He completed his graduation with 66% marks and secured 75% in class 12th। इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, 12th क्लास के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। पर ये जो कंडीशन है ही completed his graduation with 66% marks, इसमें ये तो ऊपर है 58% की, पर इसमें हमें ये नहीं बताया कि उसने ग्रेजुएशन किस में की है। उसने बीटेक की है, बीई की है, या फिर उसने बीएससी की है, या फिर उसने बीबीए किया है। कुछ भी किया हो सकता है, राइट। देयर आर सो मेनी पॉसिबल ग्रेजुएशंस। तो इस कंडीशन की वजह से चाहे उसके बाकी कंडीशंस फुलफिल भी हो रहे हों, उसको जॉब नहीं मिलेगी। इवन विद द गिवन इन्फॉर्मेशन ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। आगे हम पढ़ सकते हैं उसने 2 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर रखा है, 2 से ज़्यादा साल का। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथ्स में की हुई है, पर अगर बीएससी मैथ्स नहीं किया हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और मार्क्स भी उसके ठीक हैं। तो विद ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में विजय ने अप्लाई किया है। ही ऑल्सो फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया, देन विच ऑफ द क्राइटेरिया इज नॉट एसेंशियल फॉर सिलेक्शन? 2+ ईयर एक्सपीरियंस हो गया, करेक्ट है, ये कंडीशन चाहिए। 70% बीएससी मैथ्स अलाउड है, 68% इन एमएससी स्टैटिस्टिक्स। इसमें इन्होंने एग्जैक्ट 65% बोला था, तो इसमें भी अलाउड है, इसके 68% है। ही गॉट 60% इन रिटन टेस्ट, सही है, एंड 54% इन इंटरव्यू, दिस कंडीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ही वॉज बॉर्न ऑन 3 जुलाई 1994, दिस कंडीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। 91 से 97 के सारे अलाउड है। ही स्कोर इन 12th वॉज 85%, दिस इज नॉट अलाउड, चाहे इसका स्कोर काफ़ी अच्छा है, पर 12th क्लास के ऊपर कोई भी कंडीशन ही नहीं रखी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। सो दैट इज आंसर इज 5th ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। आराधना fulfills all the above criteria, then which of the following criteria is very much essential for her selection? She scored 85% in class 12th, not essential for selection. Her age was 26, तो 24 to 30 बोला था इन्होंने एज, तो 26 is appropriate. And got experience in a company for 3 years, that is 2+ years, so this is necessary for her selection. BSc मैथ्स इन्होंने 59% के साथ किया है, MSc मैथ्स इन्होंने 66% के साथ किया है। ग्रेजुएशन में चाहिए थे 58%, इसमें चाहिए थे 65%, 1% ऊपर है, ये भी क्लियर है। हर स्कोर इंटरव्यू वॉज 54%, इसमें चाहिए था 50%, रिटन टेस्ट में 60% चाहिए था, इनका 68% है, ये भी इसेंशियल है। तो आंसर है 2, 3 and 4 ओनली। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट। ये तो जिसमें भी फर्स्ट आ गया वो तो गलत हो ही जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट अस मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, गोकुल इज द ओनली सन ऑफ सुरेश एंड रानी। तो सुरेश और रानी हस्बैंड वाइफ है। गोकुल जो है वो इनका इकलौता बेटा है, ठीक है। ओनली सन मतलब इकलौता बेटा, प्लस एनी सिस्टर हो सकती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, पर कोई बॉय और नहीं होगा, ठीक है।
तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सुरेश एंड रानी हैव ओनली वन सन, बिल्कुल सही बात। गोकुल हैज़ वन सिस्टर, ये गलत है क्योंकि एक सिस्टर भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सिस्टर ना हो। तो चूज द करेक्ट कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन वन इज वैलिड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Jyoti has invited her 3 friends to her house. While watching a live cricket match, they decided to order pizza. In between the overs, the phone number of pizza shop flashes briefly and they all try to remember it and tried to recollect the numbers as listed below. All the 4 agreed that the first 3 numbers are 4 to 1. तो पहले 3 numbers 4 to 1 हैं, ठीक है। उसके बाद 2 of them agree that the fourth number is 9. जब agree करके तो fourth number 9 ही होगा। फिर 2 of them said that the fifth number is 6, तो next number 6 होगा। 3 of them agree that 6th and 7th number are 8 and 6, तो next 2 numbers हैं 8 और 6। तो फोन नंबर क्या हुआ पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों का? 4219686। Which of the following is most likely to be the telephone number of pizza shop? So we can have the option 4219686। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको स्टेटमेंट को एज इट इज पढ़ के आपको नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। अगेन वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रांसफोर्ड एंड बेरी स्टीन, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग आर PQRST। द करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। तो P है एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटजीज, ये तो फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, ये भी नहीं हो सकता। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सो द फर्स्ट स्टेप इज R। उसके बाद लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वंस एक्टिविटीज, ये ऑब्वियसली लास्ट स्टेप में से ही होगा। एक्टिंग ऑन स्ट्रेटजीज, तो फर्स्ट स्टेप R है, सब में फर्स्ट स्टेप R दिया हुआ है। फिर देखते हैं डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली फिर उसको डिफाइन करना अच्छे से, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसके पॉसिबल क्योरिंग मेथड्स हो सकते हैं। तो R के बाद आएगा Q, ये भी कवर हो गया सेकेंड नंबर पे। फिर उसके बाद सारी स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हम उसमें सोल्यूशन में लगा सकते हैं, दैट इज P, ये भी कवर हो गया थर्ड नंबर पे। फिर एक्टिंग ऑन स्ट्रैटेजी, उसके बाद वो स्ट्रैटेजीज पे एक्ट करेंगे, दैट इज T। एंड द लास्ट स्टेप इज लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वंस एक्टिविटीज। तो जो भी हमने स्ट्रैटेजीज अप्लाई की हैं उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसका ओवरव्यू देना है। तो द लास्ट स्टेप इज S। RQPTS इज द आंसर, RQPTS, दैट इज ऑप्शन नंबर B। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 to 35। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सिलेक्टिंग एन IT ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला कंडीशन है BE या BTech होना चाहिए इन IT और CS विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो इस लाइन से हम 60% उठा लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा। बी एटलीस्ट 20 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 26 ईयर्स ऑन 1 नवंबर 2016। तो इसका मतलब 2016 से अगर हम 26 साल पीछे जाते हैं तो 1990 टू 1996, राइट, 20 साल पीछे, यानी कि 1 नवंबर 1990 से लेकर 1 नवंबर 1996 के बीच में जो पैदा हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, टेस्ट में 60% आने चाहिए, एक और 60% की कंडीशन हो गई। इंटरव्यू में 40% आने चाहिए। इसके बाद 2 स्पेशल कंडीशंस दी हुई हैं, इन केस द कैंडिडेट हु फुलफिल्स ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एट सेकेंड अबव, यानी कि उसकी सारी कंडीशन फुलफिल है बट उसकी एज की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, बट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, इसका मतलब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। हिज केस भी रेफर टू एज द जनरल मैनेजर और GM, ठीक है। तो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, PG की कर रखी है जिसने, उसको GM की पोस्ट के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, उसमें एज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बी पार्ट एट 4 अबव, 4 मतलब 40% मार्क्स ऑफ इंटरव्यू हमने हटा दिए, बट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड एटलीस्ट 70% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, यानी कि थर्ड कंडीशन को भी इन्होंने रिवाइज कर दिया। His case to be referred as the VP, the Vice President of the company. Okay, so let us solve question number 31 to 35, जिसमें 5 अलग अलग कैंडिडेट्स ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुमार वॉज बॉर्न ऑन 19 मार्च 1995, एज वाली कंडीशन इसकी सही है। बीटेक वाली कंडीशन भी सही है, IT में की हुई है, 60% से ऊपर मार्क्स है, बीटेक वाली कंडीशन भी सही है। 62% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट में भी ये पास है, इंटरव्यू में भी ये पास है। Which of the following will be a course of action if Kumar applies? अब इसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई और इसके 70% से ऊपर मार्क्स भी नहीं है रिटन टेस्ट में, तो GM और VP के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है दैट इज ऑफ एन IT ऑफिसर, उसमें ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि चारों कंडीशंस सही हैं। सो कुमार विल बी
selected. Option number A is correct. Okay. Next part, question number 32. वेंकट वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1989. तो IT ऑफिसर के लिए ये रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि इसकी एज 1990 से ये पहले बॉर्न है. ठीक है. बट उसके अलावा 2 पोस्ट और है हमारे पास अगर इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है. बीटेक एंड एमटेक दोनों डिग्रीज हैं इसके पास. इसका मतलब इसकी पीजी क्लियर है. पीजी क्लियर है और IT ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली ही विल बी रेफर्ड टू एज GM, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्पेशल केस ए में दिया हुआ था. ओके, दिस इज द आंसर. ही विल बी रेफर्ड टू एज GM पोस्ट. ही विल बी रेफर्ड टू GM पोस्ट. ठीक है, यहाँ पे ये कंक्लूजन है. ही हैज सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन बोथ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. तो ये VP के लिए भी अप्लाई नहीं हो सकता. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बट ये तो श्योर है कि वो GM पोस्ट के लिए रेफर किया जाएगा. सो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ही विल बी सिलेक्टेड. IT ऑफिसर के लिए तो नहीं, ही विल नॉट बी सिलेक्टेड, रॉन्ग. ही विल बी रेफर टू एज VP पोस्ट, रॉन्ग. तो इसके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि या तो ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा होता कि ही विल बी रेफर टू GM पोस्ट, अदरवाइज डेटा इनएडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन. So this is the most appropriate option according to the given options. Okay. Otherwise ये जो मैंने लिखा है he will be referred to GM post, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता. Okay. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33. लता हैज सिक्योर्ड 78% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एंड 38% ऑफ द इंटरव्यू. अब इसमें IT ऑफिसर को तो क्रॉस हो गया क्योंकि IT ऑफिसर को तो चाहिए कम से कम कितने परसेंट मार्क्स, 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू. बाकी कंडीशंस देखते हैं हमारे पास. यहाँ पे ये रही कंडीशन बी वाली. एट 4 अबव सिक्योर्ड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन इंटरव्यू एंड एटलीस्ट 70% मार्क्स इन रिटन टेस्ट. तो लता के कितने मार्क्स हैं रिटन टेस्ट में? 78%. तो ये 70% से ऊपर है और ये 35% से ऊपर है. इसका मतलब रेफर टू VP पोस्ट. ओके, शी विल बी ऑफर्ड VP पोस्ट. ऑप्शन नंबर बी फिर से सही हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, दिशा वाज बोर्न ऑन 26 जुलाई 1991. एज उसकी सही है. She did graduation as well as post graduation in computer science, ये भी सही है. Which condition below will lead to her selected as the GM? तो GM में ऊपर की 4 में से सिर्फ एक कंडीशन हटानी थी, एज वाली. तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि BE में 60% मार्क्स होने चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन 60 प्लस है, इसके 60% से ऊपर होने चाहिए. इसके कितने हैं? 68. तो फर्स्ट कंडीशन उसको हेल्प करेगी GM के लिए अप्लाई करने में. She has secured 65% in ME. ME के मार्क्स के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं थी, सिर्फ ये कंडीशन थी कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए. उसके मार्क्स के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो सेकंड कंडीशन हेल्प नहीं करेगी उसको. विल लीड टू सिलेक्ट हर एज द GM. थर्ड कंडीशन, शी हैज सिक्योर्ड 63% इन द रिटन टेस्ट. ये 60% से ऊपर होना चाहिए और ये भी 40% से ऊपर होना चाहिए. तो इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वाली बात भी कंसिडर होती है. तो ये भी, तो आंसर है बोथ 1 and 3. अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. इन्होंने 1 and 2 दे रखा है, 2 and 3 दे रखा है, 1 only and 3 only. इन दोनों को कंबाइन करके जो ऑप्शन बनता है वो हमारा सही ऑप्शन है. तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन शुड बी अ बोनस. ओके, लेट अस मूव टू लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. मेघना completed her BTech in IT in the year 2012. Which conditions below will lead to her selected as the IT officer? She secured 65% marks in the written test. Written test वाली कंडीशन पास है उसकी. 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू, ये भी पास है इंटरव्यू वाली. और एज वाली भी बिल्कुल बॉर्डर पे पास है क्योंकि हमने बोला था 1 नवंबर 1990 से 1 नवंबर 1996 तक कोई भी अप्लाई कर सकता है. तो ये भी पास है एज वाली कंडीशन. कौन सी कंडीशन इसकी क्लियरली नहीं दी हुई? मार्क्स इन BTech आर नॉट गिवन. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आर नॉट गिवन. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि डेटा इज इनएडिक्वेट टू टेक द डिसीजन. ठीक है, वैसे तो तीनों कंडीशंस इसकी ओके हैं, बट फोर्थ कंडीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसलिए ऑप्शन होगा हमारा डी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 to 63, विच इज द पैराग्राफ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स. बी इज द मदर ऑफ टी. तो टी एक जनरेशन छोटा है, बी उसकी मदर है. मदर. टी इज द सिस्टर ऑफ वाई. टी जो है वो वाई की सिस्टर है. तो टी गर्ल है और वाई इसका सिबलिंग है, वो बॉय है, गर्ल कुछ भी हो सकता है. वाई इज मैरिड टू एल. तो वाई भी गर्ल है, ये दोनों गर्ल्स हैं, सिबलिंग्स हैं. एंड वाई का जो हस्बैंड है वो एल है. ओके, हस्बैंड.
L इज द ओनली सन ऑफ K, तो L के जो पेरेंट हैं इधर मदर और फादर वो K हैं, एंड K इज द डॉटर ऑफ P, तो ये इसके मदर है, किसके, L के, और K इज द डॉटर ऑफ P, तो P जो है वो L के ग्रैंड मदर है या फिर ग्रैंड फादर। ओके, K इज द डॉटर ऑफ P लिखा हुआ है। हाउ इज T रिलेटेड टू L, T ये रही लड़की जो कि Y की सिस्टर है और L Y का हस्बैंड है, तो ऑब्वियसली ये उसकी साली हुई, दैट इज सिस्टर इन लॉ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ये चार्ट हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, हाउ इज B रिलेटेड टू L, B रिलेटेड टू L, तो B किन की मदर है, इन दोनों गर्ल्स की, L इनके हस्बैंड है, तो B इज द मदर इन लॉ, सास हो उसकी, ठीक है, मदर इन लॉ। L के लिए वो सास हो गई, सेकेंड ऑप्शन अगेन B इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इफ K इज द मदर ऑफ X, K X की मदर है, तो X इधर सन है, ये डॉटर है, यानी कि या तो वो L का ब्रदर है या सिस्टर है। हाउ इज X रिलेटेड टू P, अब इसमें केस ये है कि X का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, अगर X सन है तो ग्रैंड सन होगा, अगर X डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर होगा किसका, P का। सो वी कैन से दैट, वी कैन नॉट से कि वो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 64 to 66. In each of the questions given below are the statements followed by two conclusion numbered 1 and 2. You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with the commonly known facts. Read all the conclusion and then decide which of the following conclusions logically follows from the given statements disregarding the commonly known fact. This is the question language of syllogism, right? कि जो भी दिया हुआ है चाहे वो रियल लाइफ के हिसाब से सही ना हो, आपको तब भी उसको सही मान के आगे के दो कंक्लूजन पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, नो बेगर इज पुअर, तो बेगर साइड में बनाओ, बेगर और पुअर यहाँ बनाओ। ठीक है, सम रिच आर बेगर, तो सम रिच आर बेगर, तो रिच यहाँ पे बना देते हैं। अब रिच का पुअर के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लासेस आर पुअर, तो क्लासेस हुई यहाँ पे, सारी की सारी क्लासेस पुअर हैं, तो क्लासेस इज इनसाइड पुअर। बेगर एंड रिच आर हैविंग सम कॉमन पार्ट, रिच एंड पुअर मे हैव सम कॉमन पार्ट, मे नॉट हैव सम कॉमन पार्ट। ऑल रिच बीइंग पुअर इज अ पॉसिबिलिटी, नेवर ट्रू। नॉट पॉसिबल, कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर ही नहीं सकता कि रिच का कुछ कॉमन पार्ट बेगर के साथ है और बेगर और पुअर का कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो सारे रिच पुअर नहीं हो सकते। ऑल बेगर्स बीइंग क्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट ट्रू। बेगर और क्लासेस बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि बेगर और पुअर का कुछ भी कॉमन नहीं है और क्लासेस पुअर के अंदर है, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सम कार्तिक आर श्याम, सो कार्तिक के, श्याम वी कैन से SH। Some Ajit are Sujit, some Ajit are there, and then third statement is all Sujit are Shyam. So let us say Sujit is here, SU, and some Ajit are Sujit. So this is Ajit. A. Okay. सुजीत जो है वो श्याम के कंप्लीटली अंदर है, अजीत का सुजीत के साथ कुछ कॉमन पार्ट है तो श्याम के साथ तो होगा ही होगा। के जो है कार्तिक, उसका किसके साथ कॉमन पार्ट है, श्याम के साथ। ऑल कार्तिक बीइंग सुजीत इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, ये फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने बोला है सम कार्तिक आर श्याम, इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सम कार्तिक विच आर नॉट श्याम, तो सारे के सारे कार्तिक सुजीत के अंदर नहीं आ सकते। सम श्याम आर नॉट अजीत, सम श्याम डेफिनेटली आर नॉट अजीत, ऐसे तो श्याम होंगे ही क्योंकि वो के साथ भी कॉमन है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू। So that means only conclusion 2 follows. So that means we have option number B as the correct choice. Okay, B is the final answer of this question. Let us move on to 66. First statement is no 90s are 80s. तो 90s और 80s में कुछ भी common नहीं है, 90s ये रहे, 80s ये रहे। Then we have some 90s are 40s. इसको 40s को ऐसे बना लेते हैं, इसमें हमारे पास 80s के साथ कुछ common part हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, doesn't matter. ऑल 80s आर 70s, तो 70s जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है। 70s का 40s के साथ कुछ कॉमन पार्ट भी हो सकता है, 90s के साथ भी कुछ कॉमन पार्ट हो सकता है। लेट अस रीड द कंक्लूजन। ऑल 80s बीइंग 40s इज अ पॉसिबिलिटी, दिस विल नॉट हैपन बिकॉज उसमें हो सकता है कि 80s का पार्ट 90s के साथ कुछ कॉमन आ जाए, दिस इज नॉट ट्रू।
सम 70s आर नॉट 90s, डेफिनेटली श्योर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो सारे ही 70s नॉट 90s हैं, बट ये वाला सर्कल इसके भी क्रॉस कर सकता है। तो दिस इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? AB3, CE 6, FI 10, JN 15। अब काउंटिंग देखो, ये इंग्लिश अल्फाबेट में 1 2 3 है और 3 वाला ही नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट उसमें एक गैप आ गया, फिर ये है 3 5 6। ओके, फिर 6 से 6 वाला स्टार्ट हो रहा है, 6 के बाद 7 8 का गैप है, 9 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से 10 है, फिर 11 12 13 का गैप है, यहाँ 14 है और यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे श्योरली 15 होगा। 15 मतलब इंग्लिश का कौन सा लेटर आएगा? यहाँ पे N के बाद आएगा O। यहाँ पे हमारे पास 1 2 था और इधर 3 था, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे आएगा 4 का गैप। 15 के बाद 16 17 18 19 20, तो 20 पे होता है T। और इसके बाद हमेशा देखो 5 के बाद 6 आ रहा है, 9 के बाद 10, 14 के बाद 15, तो 20 के बाद आएगा 21। सो दिस इज OT 21 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी गोज करेक्ट। ओके, सिर्फ हमें एक पैटर्न देखना है जो सब में कॉमन है और उसी को कॉपी पेस्ट कर देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। अगेन साइलॉजिज्म बेस्ड क्वेश्चन। सम मैंगोज आर बनानाज, तो ये रहे मैंगोज, कुछ इनमें से बनानाज है। सम बनानाज आर एप्पल्स, अब ये वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, MBA। ओके, सम एप्पल्स बीइंग मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे सम एप्पल्स मैंगोज हैं, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज अ पॉसिबिलिटी। नो एप्पल इज अ मैंगो, तो नो एप्पल इज अ मैंगो यहाँ पे दिख रहा है। सम एप्पल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। इफ क्लाउड इज कॉल्ड व्हाइट, white is called rain, rain is called green, green is called air, air is called blue, blue is called water, then where will birds fly? Birds usually कहाँ fly करते हैं? Sky में। ठीक है, तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हमें ये पता करना है कि स्काई का इन्होंने नया नाम क्या रखा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एयर। ठीक है, एयर का इन्होंने नया नाम क्या रखा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एयर इज कॉल्ड ब्लू। इसका मतलब नाउ द बर्ड्स विल फ्लाई इन ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73। एक बहुत ही सिंपल वेन डायग्राम है जिसमें एक साइड पे डॉक्टर्स हैं, एक साइड पे एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉय हैं और थर्ड साइड पे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 72 एंड 73। 72 क्वेश्चन सेज दैट which of the following represent such people who are experienced hospital employees but are not doctors? तो experienced hospital employees हैं AGFC। AGFC क्या है? एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एम्प्लॉई। और आगे लिखा हुआ है बट आर नॉट डॉक्टर्स, तो इन चारों में से जो जो डॉक्टर्स हैं वो हटा देंगे। G और F डॉक्टर में भी आ रहा है तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A एंड C ओनली। ओके, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फाइन, फिर से बहुत ही सिंपल रीडिंग ऑफ वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इसी के ऊपर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच पीपल हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स? तो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ पे हैं, इनका कॉमन पार्ट कहाँ है? ये रहा इनका कॉमन पार्ट, तो आंसर है B एंड F। ठीक है, ओनली भी लिखा हुआ है तो भी काम चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। पेंसिल के अंदर जैसे ग्रेफाइट है, ये जो पेंसिल का रिश्ता ग्रेफाइट के साथ है, डबल कॉलन, देन हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क हैं। हमें ये ढूंढना है कि उन दोनों चीज़ों का सेम रिश्ता और किस में है। तो पेंसिल का जो राइटिंग वाला पार्ट होता है, पेंसिल वुड की बनी होती है बाहर से, और जो बीच में उसका डार्क पार्ट होता है या ब्लैक पार्ट होता है वो ग्रेफाइट होता है, और वही ग्रेफाइट की वजह से हम पेंसिल को यूज़ कर पाते हैं, उसी ग्रेफाइट की वजह से हम लिख पाते हैं। तो इसका मतलब अगर पेन और रिफिल को समझा जाए तो बिल्कुल सेम रिलेशन है। पेन आउटर बॉडी होती है, रिफिल अंदर वाला पार्ट होता है, और रिफिल की वजह से ही पेन चल पाता है। हाउस ब्रिक्स, नो डाउट ये गलत हो जाएगा। नो डाउट ब्रिक्स हाउस का पार्ट होती हैं, बट ऐसा नहीं है
कि अगर ब्रिक्स ना हो तो हाउस नहीं बन सकता, बहुत सारे रिप्लेसमेंट ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास। कार स्टील, वैसा सेम, कार का कुछ पार्ट स्टील होता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता कार का। अगर लिखा होना चाहिए तो इंजन लिखा होना चाहिए। और ड्रेस वूल, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ड्रेस जो है वो काफ़ी सारे फैब्रिक से बन सकती है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो काफ़ी सिंपल था ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। जहाँ पे हमारे पास ACFHKMPR है। अब देखिए यहाँ पे A और C में कितने का गैप है, बीच में एक लेटर है। फिर F और H में G होता है एक लेटर। उसके बाद K और M KLM तो एक लेटर बीच में। फिर PQR एक लेटर यहाँ पे बीच में। तो आपस में इन दोनों का गैप हमेशा 1 है। अब C से जब हमें F जाना है, C होता है 3 पे, F होता है 6 पे, तो हमारे पास ये कह सकते हैं +3। H होता है 8 पे और K होता है हमारे पास JKL 9 पे, तो अगेन +3। M होता है 13 पे, P होता है 16 पे, तो ये भी +3। तो अब R से +3 करिए, RST और U आएगा यहाँ पे। U के बाद 1 का गैप दीजिए, UW इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, तो काफ़ी सिंपल पैटर्न था ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। P इज इक्वल टू N ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल टू G लेस देन B इक्वल टू J। तो कंक्लूजन 1 है हमारे पास, P G से बड़ा है। तो P क्योंकि N के बराबर है, जो कि D से बड़ा है, जो कि G से या तो बड़ा है या तो इक्वल है, तो P ग्रेटर देन G इज ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेटर देन चाहिए था हमें P से G जाते हुए, वो हमें यहाँ मिल चुका है। G लेस देन J, तो G B से छोटा है जो कि J के इक्वल है, तो G ऑब्वियसली J से छोटा ही होगा, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एट 12:30 आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक फेसेस नॉर्थ, ऑब्वियस सी बात है। मिनट हैंड फेसेस साउथ, वेरी गुड। एट 2:45 द मिनट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन। तो 2:45 यानी कि 2:45 जब बज रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली 9 पे होगी ये, और ये 2 और 3 के बीच में होगी। 3 के थोड़ा ज़्यादा पास होगी ये। तो अब इन्होंने पूछा है कि मिनट हैंड किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। मिनट हैंड इज फेसिंग इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। मिनट हैंड फेस कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। इफ बीट इक्वल टू 25, 22, 26, 7 एंड रस्ट इक्वल टू 9, 6, 8, 7 देन हाउ विल यू कोड बस्ट। सबसे पहली बात जो बस्ट का फॉर्मूला है वो रस्ट से ही आ रहा है, क्योंकि RUST सेम है। U का कोड कितना है 6, R का कोड कितना है 9, S का कोड कितना है 8 और T का कोड कितना है 7, B का कोड कितना है 25। अदरवाइज ये क्या है, रिवर्स अल्फ़ाबेट की काउंटिंग्स हैं। B जो होता है वो Z से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं तो 25 नंबर पे आता है, U 6 पे, R 9 पे, S 8 पे, T 7 पे। तो 25, 6, 9, 8, 7 इज द आंसर। 6, 9, 8, 7, that is option number D. Okay, next we have question number 95. Pointing towards a boy, Shahrukh said, he is the son of the only son of my grandfather. तो शाहरुख यहाँ पे इसके ग्रैंडफादर के ओनली सन जो होंगे वो इसके फादर होंगे का बेटा, इनके सन जो होंगे वो इनके क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर। फाइंड द ऑड वर्ड आउट। हेट इज अ नेगेटिव फीलिंग, एंगर इज अगेन अ नेगेटिव फीलिंग, क्राई इज अ नेगेटिव फीलिंग, लव इज अ पॉजिटिव फीलिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ। यहाँ पे इसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट। तो लेफ्ट तो इधर हो जाएगा 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, नीचे की तरफ आ जाएगा 5 किलोमीटर। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। ये कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन नहीं पूछी है, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि जिस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। फाइंड द ऑड वर्ड्स आउट। Sky is something which has a collection of stars. Stadium is something which has a collection of players. University is something which is a collection of students. But moon is not something which is a collection of planets. So option number B is the correct choice, is the odd one out. Okay.
Next is question number 100, the last question for this video. In the following series, some of the letters are missing. Choose the correct option to complete the series. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शन पिक करके चेक करना होता है. फर्स्ट जो प्लेस है वहाँ पे ई ही फिल होना है, तो डी ई एफ तो श्योर है, एक ब्लैंक स्पेस है. उसके बाद डी ई है और एक ब्लैंक स्पेस और है. अब हम अगर कंसिडर करें नेक्स्ट, जो यहाँ पे 3 बार एफ है और 1 बार ई है, तो अगर हम यहाँ पे इनकी बात मान के, ऑप्शन नंबर ए बी सी की बात मान के यहाँ पे अगर हम एफ फिल करते हैं सेकंड ब्लैंक में, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक में तो ई आ गया है, तो ये बन गया डी ई एफ एफ और ये बन जाएगा डी ई एफ, तो क्योंकि सब में ई एफ ही है स्लैश. अब अगला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गए हम. अगला बनना चाहिए डी डी ई एफ, तो सेम है ऑप्शन सारे ऑलमोस्ट, 20 ए सी सारे ऑप्शन सेम है, तो ये बन जाएगा डी डी ई एफ. अब इसके बाद हमारे पास ये ब्लैंक भी फिल हो गया, ये बचते हैं हमारे पास 5 लेटर्स, दैट इज डैश डी ई डैश एफ. तो 4 4 का पैटर्न दिख गया हमें. पहले वाले में एफ डबल है, दूसरे वाले में ई डबल है और लास्ट वाले में डी डबल है. अब ऐसे भी आगे कंटिन्यू होना चाहिए, तो 4 का पैटर्न बना दो. अगर यहाँ का फर्स्ट लेटर एफ है तो यहाँ का फर्स्ट लेटर भी एफ ही होना चाहिए, तो ये बन जाएगा एफ डी ई, राइट. सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, एफ यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आ जाएगा. तो पैटर्न ये बनेगा एफ डी ई, एफ डी डी ई और एफ एफ डी ई, ऐसा कुछ पैटर्न बन जाएगा आगे. तो सीरीज तो दी नहीं हुई है, तो जो यहाँ का फर्स्ट लेटर है वही यहाँ का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, क्योंकि पहले 3 में भी ऐसे ही है. तो एक राउंड डी का चलेगा, फिर लेटर से एफ का चलेगा, फिर लेटर से ई का चलेगा. ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, so with this we come to the very end of this particular video. I hope you understood all the solutions explained by me. इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी I'll be uploading on 1st और 2nd of October, वो होगी UPSC 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम के सॉल्यूशंस के बारे में. ऑब्वियसली CSAT पार्ट कवर करूंगा मैं उसका भी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस इज मी नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ. गुड बाय.